व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है, सबसे पहला जो है वो हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स और मैट्रिसेस की आखिरकार मैट्रिक्स और मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। मतलब जैसे आपने कई बार सुना होगा, कोई मैट्रिक्स बोलता है, कोई मैट्रिक्स बोलता है। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, कि इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ है, मतलब एक मैट्रिक्स है, तो हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा, जैसे 2 या 3 या उससे ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, तो उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, सो ये जस्ट सिंगुलर प्लूरल हो गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई मैट्रिक्स बोल रहा है या मैट्रिसेस बोल रहा है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो इसके बाद आता है आखिरकार मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। ठीक है, matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The number or functions are called elements or entries of the matrix. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, जस्ट लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए मैट्रिक्स दिख रही होगी। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का एक रेक्टेंगुलर है, अगर आप इसकी शेप ध्यान से देखोगे तो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं वो एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जैसे ये वाला जो है एक लाइन में लिखा हुआ है, ये वाला एक लाइन में लिखा हुआ है। तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होती है, जिसमें क्या नंबर्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं या फिर वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर वेरिएबल होते हैं, ठीक है, द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये जो एक एक जैसे नंबर लिखा हुआ, तो आप इसको एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हो। ठीक है, या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टली, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल में कितना, एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, और वर्टिकल क्या है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, एक या दो, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टली होते हैं और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर्टिकली होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करने वाली है कि जैसे ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में हम कॉमा या फिर कोई स्पेशल साइन यूज़ नहीं करते इनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के भी अपने एक रूल होते हैं और हमको वो फॉलो करने होते हैं। जो मैथमेटिक्स के रूल होते हैं हम उसी हिसाब से मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक डी मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 आना था ये 2 के सामने आना था, और ये जो 6 था ये 5 के सामने आना था। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। अब सिमिलरली जो सी मैट्रिक्स है वो भी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें जो ब्रैकेट यूज़ हुआ है वो ये वाला ब्रैकेट यूज़ होना था, ना कि ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिरकार मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट अ मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डाटा गिवन है। ठीक है, राधा हैज़ 50 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, फौजिया हैज़ 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स, सिमरन हैज़ 30 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। ठीक है, तो हमको इस डाटा को मैट्रिक्स में लिखना है, तो इसके 2 तरीके होंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या है, ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको रोज़ और कॉलम समझा देता हूँ कि रोज़ और कॉलम आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है ना, ये कॉलम है। ठीक है, जो वर्टिकली होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखा होता है उसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 15 और 6 है, ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकंड रो है, और ये क्या है, थर्ड रो। सिमिलरली ये क्या है, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है, तो आपको रो और कॉलम अच्छे से समझ आ गया होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वगैरह भी लिखेंगे, और फिर ट्रांसपोज वगैरह हम निकालते हैं, वो भी आपको, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, और काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो कॉलम और रो तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोटबुक्स को। अब देखो यहाँ पे क्या है, राधा के पास कितना 50 नोटबुक्स है, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फौजिया के पास कितनी है, 10 नोटबुक्स है, वो यहाँ पे आ गया। सिमरन के पास कितनी है, 30 नोटबुक्स है, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब राधा के पास पेन कितने हैं, 6 पेन है। ठीक है, ये 6 यहाँ पे आ गया। अब 15 और 6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि राधा के पास क्या क्या है,
ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करे राधा को, और ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है वो रिप्रेजेंट करे नोटबुक्स को, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट करे पेन्स को, ठीक है। अब इसी पूरे डाटा को हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, और वो है आप जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, 15 और 6। 15 क्या था, नोटबुक्स थी किसके पास, राधा के पास, और 6 क्या था, पेन थे राधा के पास। यानी कि अब जो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राधा को, ठीक है। पहले क्या था, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था नोटबुक्स को। बट इस केस में क्या है, उल्टा हो गया। फर्स्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राधा को। सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है फौजिया को। थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिमरन को, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट रो थी वो राधा को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नोटबुक्स को, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रही है नोटबुक्स को, सेकंड रो रिप्रेजेंट कर रही है पेन्स को, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जो भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, जो कॉलम है वो रो बन गया, और जो यहाँ पे सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बन गई, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट रो थी वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो जो थी यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गया, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन गया। अगर आप इस डाटा को इसमें कन्वर्ट करते हो तो इस मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोला जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस वाले डाटा को इसमें कन्वर्ट करते हो तो ये भी ट्रांसपोज होगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये हो जाएगा और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। मतलब ट्रांसपोज में एक्चुअली ये होता है कि जो आपकी रोज़ होती हैं उनको कॉलम बना दिया जाता है, और जो कॉलम होते हैं उनको रो बना दिया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से, ठीक है। जहाँ पे m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब रोज और कॉलम्स तो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब इसमें ये जो y मैट्रिक्स है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2। रोज क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। तो इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 रोज हैं, और कॉलम कितने 1 2, ठीक है। तो इसमें कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। तो अगर हमको इसका ऑर्डर लिखना होगा ना तो 4 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, m क्रॉस n है। m के नंबर ऑफ रोज और n के नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 4, और नंबर ऑफ कॉलम क्या थे, 2। सिमिलरली अगर आप x मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालोगे तो वो 2 क्रॉस 4 आएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो y मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, x मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम था ये क्या फर्स्ट रो बन गई है, और ये जो फर्स्ट सेकंड कॉलम था ये सेकंड रो बन गई है। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे जो ऑर्डर था वो 4 क्रॉस 2 था, और यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 4, यानी कि उल्टा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। सो इसके बाद अब मैं आपको वो बताता हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये नंबर होते हैं इनको एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर होता है तो उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल जिसे भी हम ए मैट्रिक्स का एग्जांपल है तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम A11 भी बोल सकते हैं। A11 क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन सी रो में है, ये कौन सी फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है। और कॉलम कौन सी, ये फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, तो इसलिए 1 1। अब यहाँ पे ये जो सेकंड है, ठीक है, ये क्या है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। हमेशा याद रखना सबसे पहले रो लिखी जाती है उसके बाद कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम के थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिखना हो तो यहाँ पे थर्ड रो कौन सी है, कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड रो के सेकंड कॉलम का ये कौन सा, फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम। तो इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो आ रहा है 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। इसी से रिलेटेड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगले टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं हम उन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ठीक है।
जैसे आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिख रही होगी, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज तो 4 है लेकिन कॉलम एक ही है, ठीक है। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर होता है 4x1, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो जैसे ए मैट्रिक्स होगी, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज तो 4 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो जो इन जनरल कोई भी कॉलम मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर m×1 होता है। m क्या, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ रोज तो क्या है, कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ एक होगा कॉलम मैट्रिक्स में। तो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m×1। तो इसके बाद आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स की तरह ही है, बस इसमें क्या है, सिर्फ एक ही रो होगी, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो सिर्फ एक होगी। और जैसे यहाँ पे बी मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम तो 4 है लेकिन रो क्या है, सिर्फ एक ही है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 1×4। 1 है नंबर ऑफ रो और 4 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो जो रो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर होता है 1×n। 1 क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो तो सिर्फ एक ही हो गया और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर thus an m×n matrix is said to be square matrix if m is equal to n। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें m इक्वल टू n होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दिख रही होगी, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने, 3 है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अगर कहीं पे भी लिखा हो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो उसका मतलब होता है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3×3 है। या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो उसका मतलब होता है मैट्रिक्स 2×2 ऑर्डर की, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होंगे, ठीक है। तो इन जनरल कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, जहाँ पे ऑर्डर m×m लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे जैसे जो ए आई जे होते हैं ना, जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे आई और जे इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आई और जे इक्वल है, अगर इस एलिमेंट को हम देखा जाए तो इसको कैसे A11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको A22 से। A22 से क्योंकि सेकेंड रो में और सेकेंड ही कॉलम में, और ये वाला जो 1 है ये क्या है, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में, तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 1 होते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऑर्डर 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये है ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये है ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये क्या, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ़ आई इज इक्वल टू जे, और 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। यानी कि जब जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 होगा और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। इसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, सबसे पहली बात। और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स आई हो मेरे ख्याल से अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी, पर डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइंड होते हैं और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब 0 होते हैं। जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 है, यहाँ पे भी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 है, ठीक है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं एक बात दोबारा क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन आ जाती है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है।
स्केलर मैट्रिक्स होती है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों होती है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह कंडीशन नहीं होती कि सभी एलिमेंट्स वन होंगे। इसमें कंडीशन होती है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही हो या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो वन ही हो, ठीक है। तो आई होप आप सबको इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे और इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी नहीं होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है, बस सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल्स टू ए आई जे क्या है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी मैट्रिक्स बी आई जे, तो बी आई जे भी क्या है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोला जाएगा, सबसे पहली कंडीशन कि वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जो पहली कंडीशन होती है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल दिखाई दे रही हैं तो हर बार वो सेम ऑर्डर की होंगी। अगर सेम ऑर्डर की होंगी तभी वो इक्वल होंगी, अगर मान लो अलग अलग ऑर्डर है तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, ये तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि जैसे ये वाला एलिमेंट जो है ना वो इस मैट्रिक्स के इस वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, और जो ये वाला एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल, क्योंकि टू के इक्वल टू है, थ्री के इक्वल थ्री है, ज़ीरो के इक्वल ज़ीरो और वन के इक्वल वन है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, ये भी टू बाई टू की मैट्रिक्स है और ये भी टू बाई टू की मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि अगर आप देखो तो ज़ीरो इसमें है, इसमें भी है, वन इसमें है, इस वाली मैट्रिक्स में भी है, थ्री के इस मैट्रिक्स में भी है, इस मैट्रिक्स में भी है, टू के इस मैट्रिक्स में भी है और इस मैट्रिक्स में भी है, लेकिन फिर भी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। सबसे पहली चीज़ हम चेक करते हैं, ऑर्डर सेम है, ठीक है, ऑर्डर तो सेम है, एलिमेंट्स इसमें है वो इसमें भी हैं, लेकिन फिर भी सेम क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या लिखा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब अगर ये वाला थ्री यहाँ पे होता और ये वाला टू यहाँ पे होता तो ये मैट्रिक्स इक्वल होती, लेकिन थ्री इज़ नॉट इक्वल टू टू एंड टू इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, दैट्स वाई ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल नहीं है, ठीक है। और अगर कोई दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हो तो हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, जैसे मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ठीक है। अगर जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाली मैट्रिक्स जो है वो इस वाली मैट्रिक्स का इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमको एक्स वाई जेड ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है तो एक्स किसके इक्वल होगा, -1.5 के, ठीक है, और वाई किसके इक्वल होगा, 0 के, जेड किसके इक्वल होगा, जेड इज इक्वल टू 2, और ए किसके इक्वल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन से, √6, ठीक है। बी किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, सी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है। सो ये काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, अगर इनमें अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2x3, क्योंकि क्या है, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो इसमें क्या है, दो रो हैं तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2x3, ठीक है। और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर भी क्या है, 2x3 ही है, ठीक है। तो जब भी आप एडिशन करोगे या फिर सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसमें भी सबसे पहली चीज़ होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करना है तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देना, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे इसका एलिमेंट क्या है, A11 और इसका क्या है, B11। अगर आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस करोगे तो जो एक
इन दोनों का एडिशन करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A11 प्लस B11। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स भी उसी तरह ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, जो भी आप कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो तो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो ये काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है, ठीक है। तो और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के किसी भी नंबर से, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको, जैसे ये है, ए मैट्रिक्स को से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या है, हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये क्या है, 3 का क्या है, 9 बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, 1.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 4.5, √5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 √5, 7 इंटू 3 21, -3 इंटू 3 -9, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 0 इंटू 3 0, 5 इंटू 3 15, ठीक है। सो ये काफ़ी ईजी है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस था, तो इसमें भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो भी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, एक बी मैट्रिक्स दी हुई है, और लास्ट में हमको बोला है कि हमको फाइंड करना है 2A - B। तो इसके लिए हमको सबसे पहले 2A फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 से 3 को 6, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स में से हमको बी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमने क्या यहाँ पे लिख दी, 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। तो अब हमको ये सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, मतलब सभी एलिमेंट्स को क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो क्या यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 3 को -3 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 1, यहाँ पे -3, -1 इंटू -1, ठीक है। 0 का तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 को माइनस हो गया -2, ठीक है। तो अगर अब हम इसको ऐड करेंगे, 2 में से क्या -3 गए तो कितना बचा, -1, 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 6 में से क्या है, 3 गए, बचे 3, 4 + 1 5, 6 + 0 6, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्ट इसमें से आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। 2 में से 3 गए, कितना बचा, -1, 4 में से कितना -1 गया, कितना बचा, 4 माइनस 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 - 3 क्या है, 6 हो गया, 4 -1, ठीक है। 4 में से -1 कम करना है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या है, 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 0 माइनस करोगे 6 से ही बचेगा, 2 में से 2 है, बचे 0, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद एक और एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमको कोई एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, ताकि जो ये वाली कंडीशन है ये फुलफ़िल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2A + 3x इज इक्वल टू 5B। हमको B पता है, A पता है, तो हमको x फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 2A है उसको इस साइड ले जाके माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। मतलब जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें से 2A माइनस कर दिया, और जो राइट हैंड साइड है उसमें से भी हमने 2A माइनस कर दिया, तो ये 2A तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 5B - 2A, ये 0 है, ठीक है। 2A - 2A क्या 0 बचा, ठीक है। तो इसको रिलेटेड आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास क्या बचा, 3x इज इक्वल टू 5B - 2A। तो हमको सबसे पहले
मैट्रिक्स ए को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है उसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब ये जो 3x है हमको तो सिर्फ x फाइंड करना है, तो 3 को जो है वो इस साइड डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू 5b-2a ब्रैकेट में, ठीक है। तो सबसे पहले 5b फाइंड करेंगे, तो ये क्या बी मैट्रिक्स आ गई है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2a मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया और इस पूरे को क्या 1/3 से डिवाइड कर दिया। अब जब हम बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा, और जब ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को अपने आप पे एक बार कॉपी पेन लेके सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें मास्टरी हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो आंसर ये आएगा, और अब हमको इसको जो है इससे ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो हम माइनस था इसको अंदर ले गए तो बाहर के प्लस बचा, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो 10 में -16 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 16 कम कर दिए तो बचा -6, -10 + 0 -10, 20 - 8 12, 10 + 4 14, -25 -6 -31, 5 - 12 कितना बचा -7। अब हमारे पास बाहर क्या है 1/3 भी बचा हुआ है, तो इस 1/3 को अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -6/3 क्या बचा -2, -10/3 -10/3 ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो इससे बढ़िया हम ऐसे लिख देंगे। 12/3 कितना बचा 4, 14/3 14/3, ठीक है, -13/3 -7/3, तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम मैट्रिक्स को ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मतलब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर उतना कंफ्यूजिंग है नहीं, एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो उसके बाद काफ़ी इजी है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा PYQs करोगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। सो जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो जब भी हम किसी भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहला रूल, ठीक है, सबसे पहला रूल होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और इसमें क्या है नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल याद रखना, ठीक है, कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सब ये हो गया। अब जब भी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर पता है क्या होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ होंगी, जैसे इसमें क्या है 2 है, तो वो ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ होंगी, और जितनी नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में होंगे उतने ही कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स में होंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के 2/2 की होगी। तो जो यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये है, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं A1 1, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हो फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम,
जैसे कि ये है फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ठीक है। और जब ये सेकंड एलिमेंट आएगा तो ये क्या होगा, A 1 2, क्योंकि रो क्या है फर्स्ट और कॉलम के सेकंड होगा, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब सेकंड एलिमेंट की बारी आएगी ना, ये सेकंड एलिमेंट है तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो होगी और सेकंड कॉलम होगा, जैसे कि ये क्या है फर्स्ट रो है और ये क्या है सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सिमिलरली जब यहाँ पे ये क्या है, ये होगा A 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जब हम एलिमेंट रिप्रेजेंट करते तो तब भी ऐसे करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड रो हो गई और ये क्या फर्स्ट कॉलम हो गया। सिमिलरली इस केस में भी वही होगा, ठीक है। तो अब हम ये वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमने फर्स्ट रो ले ली और ये क्या है फर्स्ट कॉलम ले लिया, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट रो ले लिया, फर्स्ट कॉलम ले लिया। तो इसको जो हम कॉरस्पॉन्डिंग वे में जो है वो मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। अब ये -1 इंटू -1 क्या हो गया, 1 बन जाएगा, 1 इंटू 2 2, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो 3 प्लस 10 कितना हो गया 13। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या A1 to A यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 7 कितना हो गया 7, -1 इंटू 1 ये हो गया -1 और 2 इंटू -4 कितना हो गया -8, तो ये क्या बना गया -2 बन गया। सिमिलरली जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो ये 17 आ जाएगा और लास्ट वाला कितना हो गया 13 आ जाएगा। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक एग्जांपल है, ठीक है। हमको ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। मतलब कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए हो ही हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका एमसीक्यू बन सकता है सीयूईटी में, या फिर बोर्ड के जो आप पेपर दोगे उसमें भी एमसीक्यू आते हैं, तो उसमें भी ये एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, ठीक है। हमको ए बी फाइंड करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास दी हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 1 2 और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और ये कितना हो गया 2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2, इसमें नंबर ऑफ रो 2, तो क्या सेम हो गए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 और 9 इंटू 7, सिक्स इंटू 2 और प्लस 9 इंटू 7 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, फिर क्या आ गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। उसके बाद जब हम नीचे आ गए तो क्या हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 6 ज़ा और प्लस 3 इंटू 9। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 एंड उसके बाद 3 इंटू 8, ठीक है। तो इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ईजी लगेंगे, उतना
मास्टरी हासिल कर पाओगे और उतनी ही आप अपनी स्पीड बिल्डअप कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हमने पहले जब पिछली क्लासेस में जब हम छोटे थे पढ़ते थे कि किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। और जब भी मतलब किसी भी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करते थे और आंसर ज़ीरो आता था तो उसमें से मतलब कंपलसरी होता था कि कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़ीरो ही होगा तभी आंसर ज़ीरो आया होगा। तो मैट्रिक्स के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमको ए बी फाइंड करना है और ए मैट्रिक्स ये दिया और बी मैट्रिक्स ये दिया। तो जब आप इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ से ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके, तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। मतलब सीयूईटी वाले वहीं हैं जहाँ पे आदमी सोचते हैं ना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और आ गया, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। सो हमको सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करने को क्या बोला हुआ है, ए सी, ए इंटू सी, बी इंटू सी, और उसके बाद ए प्लस बी इंटू सी, और लास्ट में हमको बोले कि वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी इंटू सी जो है वो ए सी प्लस बी सी के इक्वल है या नहीं। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी, जो कि काफ़ी ईजी है, और जब ए प्लस बी करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। अब इसको जो है वो सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है सबसे पहले क्या है, इसके नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के, मतलब ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज मैच करना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3, सी में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम है नहीं तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो लास्ट में आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम ए सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और रिज़ल्ट हमारे पास ये आएगा, ठीक है। और फिर जब हम ए सी और बी सी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, 20 और 28। और जब हमने यहाँ पे किया था ए प्लस बी इंटू सी, तो वहाँ पे भी आंसर यही आया। तो ये क्या है, वेरीफाइड, हाँ कि ये सही है। तो इससे हमको एक चीज़ और पता चलती है, जो मैट्रिसेस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती हैं। इसके बाद हम कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको ए मैट्रिक्स दी हुई है और हमको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, 2, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x4। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें हमको मतलब मैट्रिक्स वही है, हमको अब इसके एलिमेंट्स लिखने हैं A13, A21, A33, A24, A23। सो A13 वन क्या रो फर्स्ट रो, और क्या थर्ड कॉलम, तो A13 क्या आ गया है 19 आ गया, ठीक है। और A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो गई सेकंड रो हो गई फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ये क्या 35 आ गया। A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये क्या थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या आ गया -5 आ गया। उसके बाद A24 यानी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये क्या सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो A24 आ गया 12। और A23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 24 एलिमेंट हैं तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। सो ऑर्डर कुछ इस तरह से हो सकता है, एक ही रो हो और 24 कॉलम हो। तो अगर आपके पास अभी कॉपी पेन है तो उसके ऊपर इमेजिन करो या फिर ड्रॉ करके देख लो कि एक रो है और 24 कॉलम है, तो एलिमेंट्स कितने होंगे 24 ही होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आप सीख लो कि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अंदर उतने ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3x4 है तो इसका आंसर क्या है 12 आएगा। तो यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर क्या 12 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी। सिमिलरली या तो 2 रो होंगी और 12 कॉलम होंगे तब भी 24 एलिमेंट हो गए, या तो 3 रो और 8 कॉलम तब भी 24 एलिमेंट हो गए, 4 रो 6 कॉलम, या फिर
6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 24 रो और 1 कॉलम। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिसेस के ये वाले, ताकि उसके अंदर 24 ही एलिमेंट्स हों। ठीक है, ये जो है ना, ये ऑर्डर हो सकते हैं ताकि मैट्रिक्स के अंदर 24 ही एलिमेंट हों। लेकिन अगर मान लो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं, तो 13 एलिमेंट्स को आप कैसे ब्रेक डाउन कर पाओगे? या तो एक रो या तो 13 कॉलम, मतलब एक रो और 13 कॉलम, या फिर 13 रो और 1 कॉलम। इसका कोई और पॉसिबल फैक्टर नहीं बनता, सिर्फ ये दो ही हैं। अगर कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कोई भी प्राइम नंबर है, तो उसके सिर्फ दो ही वेज होंगे रिप्रेजेंट करने के, जैसे कि 13 है। ठीक है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको 2x2 मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स गिवन बाय, जहाँ पे ए आई जे जो है वो आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर क्या 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो अगर हम रफ में लिखें तो कुछ इस तरह की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो अब हमको इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो A11 यहाँ पे अगर हम i की वैल्यू पुट करें A11 की जगह, तो i की वैल्यू भी कितनी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, और हमको कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। ठीक है, तो i की वैल्यू भी 1 डालेंगे, j की वैल्यू भी 1 डालेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और 2 का होल स्क्वायर 4 और 4/2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट के 2 आ गया। अब यहाँ पे के A12 सेकेंड एलिमेंट के पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे i की 9 गया 1 हो गया और j की 2 हो गया। और फॉर्मूले में हम पुट करते हैं यहाँ पे ये i + j, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 2 की 9 3, 3 का होल स्क्वायर 9 और 9/2। सिमिलरली A21 यहाँ पे i1 हो गया, i2 हो गया, j क्या हो गया 1 हो गया। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 का होल स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 9/2 आ गया। अब A22 यहाँ पे i की 2 और j भी की 2, तो क्या यहाँ पे क्या 2 + 2 4 और 4 का होल स्क्वायर 16 और 16 डिवाइड बाई 2 8। तो यहाँ पे ऐसा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या 3/4 मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमको सिर्फ 4 ही एलिमेंट निकालने थे, पर यहाँ पे कितने 12 एलिमेंट्स निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप पहले वीडियो पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो। अगर होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, समझो और उसके बाद खुद ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहले 3/4 मैट्रिक्स, यानी 3 रो 1 2 3 और 4 कॉलम 1 2 3 4, और हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकालने हैं 1/2। और मॉडुलस में है कि अगर आंसर नेगेटिव भी आएगा तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो -3i + j। अब जैसे कि यहाँ पे एक एक एलिमेंट को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जैसे A11 है, i क्या है यहाँ पे 1 है, j भी 1 है, यहाँ पे क्या है i1 है, j2 है, यहाँ पे i1 j3, i क्या है 1 है, j क्या है 4 है, i क्या है, यहाँ पे जो i होता है ना वो रो रिप्रेजेंट करता है और j जो है वो कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप खुद ट्राई करना, अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब मैट्रिसेस चैप्टर ही ऐसा है, एकदम स्कोरिंग चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। बस इसमें यह थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी स्पीड अप बिल्ड कर लो, तो बोर्ड्स में और CVT में काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये दोनों। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है, और क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो y किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा, 3 किसके इक्वल हो जाएगा z के इक्वल हो जाएगा, और x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलरली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का एक और क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो जब आप इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या है, एक्स जो है वो 2 के इक्वल आएगा, वाई जो है 4 के इक्वल आएगा और जेड जो है 3 के इक्वल आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इतनी बेसिक सी चीज़ तो आती होगी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 9 के इक्वल है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 9 के इक्वल है। अगर हम इसमें से क्या है, एक्स प्लस जेड को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस जेड को अगर माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, वाई बचेगा। ठीक है, और एक्स प्लस जेड कितना 5 के इक्वल था, तो 9 में से 5 गई तो वाई किसके इक्वल बचा, वाई जो है वो 4 के इक्वल बचा। ठीक है, अगर वाई 4 के इक्वल आ गया और यहाँ पे वाई की वैल्यू 4 डालोगे तो जेड के ऑटोमेटिकली कितना 3 आ जाएगा, और जेड यहाँ पे 3 डालोगे तो एक्स ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके 2 पार्ट्स और आएंगे जिसमें कि हम अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारा फोकस रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का। ठीक है, थ्योरी कम और क्वेश्चन ज़्यादा, क्योंकि जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बिल्ड होगी, उतना आपका उस टॉपिक पे कमांड होगी। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ, जितने क्वेश्चन हो सके, जितने PYQs हो सके उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ठीक है, और मतलब कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी हो तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।